ये जो कपड़े मैंने पहन रखे हैं, घड़ी और चश्मा लगा रखा है, ये अलग अलग देशी और विदेशी ब्रांड्स के हैं। ये जो कॉलर माइक आप देख रहे हैं, ये एक भारतीय कंपनी का है। मैं फ़िलहाल एक भारतीय कंपनी की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस स्टूडियो में लगी हर लाइट भारतीय ब्रांड की है और यहाँ रखा सारा फर्नीचर भारतीय कंपनियों द्वारा ही निर्मित है। कुछ साल पहले तक मैं एक अमेरिकी आईटी कंपनी में काम करता था। फिर मैंने अपनी स्वयं की कंपनी चालू की जो कि विशुद्ध भारतीय है। कुल मिलाकर मैं अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहनने के लिए स्वतंत्र हूं, वो भी उचित मूल्य पर। मैं किसी भी देशी अथवा विदेशी कंपनी में काम करने के लिए स्वतंत्र हूं और अगर मैं चाहूं तो अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकता हूं। 2019 का भारत रोजगार ढूंढने वाला देश नहीं बल्कि रोजगार प्रदान करने वाला देश है। नैस्कॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 तक भारत में 10,500 से ज़्यादा स्टार्टअप्स होंगे और अभी भारत विश्व में अमेरिका के बाद स्टार्टअप्स का दूसरा सबसे बड़ा गढ़ है। भारत सरकार ने भारत में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ाने के लिए और साथ साथ विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं भी आरंभ की हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है भारत का मध्यम वर्ग, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 30% है। भारत हर रोज़ आगे बढ़ रहा है और हर रोज़ भारत में जन्म ले रहे हैं नए नए उद्योगपति। लेकिन 1991 से पहले ये सब असंभव था और इसके पीछे बस एक सरकारी नीति थी। नमस्कार, मैं हूं अतुल मिश्रा और अनटोल्ड हिस्ट्री के इस अंक में मैं आपको बताऊंगा उस सरकारी नीति के बारे में जिसने देश के न जाने कितने भावी एंटरप्रेन्योर्स के सपने को कुचला और न जाने कितनी ही पीढ़ियों को घटिया उत्पादों का उपभोग करने को मजबूर किया। ये तब की बात है जब दशकों के नेहरू और इंदिरा के समाजवाद के फलस्वरूप भारत की प्रगति मानो रुक सी गई थी। परंतु उस समाजवादी नीति में ऐसा क्या था कि देश के विकास का रथ रुक गया था? क्यों हम एक निर्धन राष्ट्र थे? ब्रिटिश राज ने जाने से पहले हमें आर्थिक तौर पर ध्वस्त कर दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु भारत के स्वाधीन होने के पश्चात भी एक और राज था जिसने हमें विकासशील देश बनने से रोका। एक राज था जिसने विकास की दौड़ में हमें कभी सम्मिलित ही नहीं होने दिया। ये वो राज है जिसे आज की पीढ़ी शायद जानती भी नहीं और इस भयावह राज का नाम है लाइसेंस परमिट राज। अंग्रेजों के जाने के बाद भी भारत की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया क्योंकि ब्रिटिश राज की जगह ले ली थी इस देश में लाइसेंस राज ने। तो आखिर क्या था ये लाइसेंस राज? लाइसेंस राज उस तंत्र का नाम था जिसमें अनुज्ञा पत्रों और बेसर पैर के कानूनों का एक मायाजाल सा बिछा था और साथ ही लाल फीताशाही और कामचोर अधिकारी। इस तंत्र के कारण नए व्यवसाय तो छोड़िए, पुराने व्यवसायों तक का टिक पाना कठिन था। सब सरकार के हाथों था और सिर्फ कुछ भाग्यशाली लोगों को ही व्यवसाय चलाने के लाइसेंस मिलते थे। इस विनाशकारी तंत्र के रचयिता थे जवाहरलाल नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने ना सिर्फ इस तंत्र को आगे बढ़ाया था बल्कि उसे और भी ज्यादा शक्तिशाली और दमघोंटू बनाया था। ये वो समय था जब भारत के राजनीतिक पटल पर सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस थी, विरोधी इक्के दुक्के ही थे। ऐसे ही एक विरोधी थे स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें प्यार से देश की जनता राजा जी कहकर संबोधित करती थी। राजा जी ने ही इस भ्रष्ट, मेधा विरोधी और दमघोंटू तंत्र को नाम दिया था लाइसेंस राज का। इस नाम के पीछे बस एक मंशा थी और वो थी देश के नागरिकों तक ये संदेश पहुंचाना कि ब्रिटिश राज की तरह ही ये राज भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक भयंकर संकट से कम नहीं है। लाइसेंस राज को बना के रखने के लिए इंदिरा गांधी ने 3 दिशाएं निर्धारित की थी। पहली ये कि ज़्यादातर चीज़ें, चाहे वो प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद हो या फिर सर्विस यानी कि सेवा, वो सब पब्लिक सेक्टर की कंपनियां ही प्रदान करें। प्राइवेट कंपनियों और प्राइवेट उद्यमियों के लिए सिर्फ कुछ गिने चुने क्षेत्र ही छोड़े गए थे। सामानों के आयात पर रोक थी जिसके कारण भारत का बाजार निम्न स्तर के सामानों से पटा पड़ा था। उपभोक्ता के पास इन निम्न स्तरीय सामानों को खरीदने के अलावा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था और जो उद्यमी प्रवृत्ति के लोग बेहतर स्तर के सामान बनाना चाहते थे वो बना नहीं सकते थे क्योंकि लाइसेंसों का जाल बिछा था। जिनके पास बाहर से सामान खरीदने के लिए पर्याप्त धन भी था वो भी नहीं खरीद सकते थे क्योंकि आयात पर रोक थी। इसे समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण होगा HMT की घड़ियां, जो दिखने में भी कुरूप थी और उनकी गुणवत्ता, बनावट सब औसत दर्जे की थी। तब टाइटन और सोनाटा नहीं थी क्योंकि टाटा वाले भी लाइसेंस की लाइन में ही लगे थे। लाइन लंबी थी और अधिकारी भ्रष्ट। ये वो समय था जब भारतीयों ने
निम्न कोटि के उत्पादों को ही अपना भाग्य समझकर अपना लिया था। इंदिरा के लाइसेंस राज सशक्तिकरण की दूसरी दिशा थी निजी व्यवसायियों और संस्थाओं की संख्या को कम से कम रखना, जिससे ये एकीकृत होकर एक विशाल और शक्तिशाली समूह ना बन जाएं और सरकार और कांग्रेस पार्टी पर दबाव ना बना सके। ये बड़े ही चालाकी से किया जाता था और ऐसे किया जाता था जिससे कुछ भी पूर्व नियोजित ना लगे। लाइसेंस अति महत्वपूर्ण थे और ये भी गिने चुने लोगों को ही मिलते थे। श्रम कानूनों और ट्रेड यूनियनों के द्वारा व्यवसायों को भयभीत करके रखा जाता था। एकाधिकार को रोकने के नाम पर कई और नियम भी बनाए गए थे, जिससे सरकार हर निजी व्यवसायी के काम पर कड़ी से कड़ी नजर रख सके। और सबसे बड़ा सदमा जिसने न जाने कितने ही भावी व्यवसायियों के सपनों को चकनाचूर कर रख दिया था, वो था बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अकेले कर्नाटक में 7 बैंकों का जन्म हुआ था, जो एक ही झटके में सरकार की निजी संपत्ति बनकर रह गए। श्रम कानून जहां व्यवसायियों के लिए एक सरदर्द था, वहीं कर्मचारियों का भी इससे कोई भला नहीं होता था। कंपनियां कम से कम कर्मचारियों को नौकरी पर रखते थे, जिससे उन्हें कानूनी पचड़ों में ना पड़ना पड़े। सबसे विचित्र बात यह थी कि अगर इन सारी बाधाओं को पार करके भी कोई मुंबई का उद्यमी अंततः अपना व्यवसाय स्थापित कर भी दे, तो उसका भाग्य विधाता 1300 किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठा कोई बाबू होता था और उसके एक हस्ताक्षर पर कंपनी एक झटके में बंद हो सकती थी। ऐसी स्थिति में कोई काम करे भी तो कैसे करे। बड़े व्यवसायों की बात करें तो वहां भी स्थिति कमोबेश वही होती थी। टाटा, बिरला और वाडिया जैसे बड़े बड़े व्यवसायियों को 50 लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र डालने पड़ते थे। लाइसेंस से पहले था कभी ना समाप्त होने वाला लाल फीता, जिसके दोनों ओर खड़े होते थे खीसे निपोरते सरकारी बाबू। इंदिरा के लाइसेंस राज सशक्तिकरण का तीसरा कदम था भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व से अलग थलग करके रखना। विदेशी निवेश को शंका की दृष्टि से देखा जाता था और इस पर भरपूर प्रतिबंध थे। और सिर्फ निवेश ही क्या, विदेश से आए जाने वाले कच्चे सामानों के आयात तक पर दुनिया भर के प्रतिबंध लगे थे, जिनके बिना देश में कुछ वस्तुओं का निर्माण असंभव था। जैसा कि पहले बताया ही जा चुका है कि विश्व स्तरीय उत्पादों तक पहुंच पाना भारतवासियों के लिए असंभव था, इसलिए उन्हें पब्लिक सेक्टर द्वारा उत्पादित ऊंचे दामों में मिलने वाले निम्न स्तरीय सामानों से ही संतुष्ट होना पड़ता था। भारत के बाजारों में केवल घटिया उत्पादों का ही बोलबाला था। इस लाइसेंस राज का परिणाम इतना भयावह था कि जब छोटे छोटे देश ठीक ठाक गति से बढ़ रहे थे, भारत, जो कि विश्व के सबसे बड़े देशों में से एक था और विश्व का सबसे बड़ा गणराज्य था, वो कच्छप गति से मंद मंद बढ़ रहा था। मानव विकास से उसे कोई मतलब ही नहीं। 1960 और 1980 के बीच भारत के विकास की रफ्तार बस 1.4% थी। सिंगापुर और मलेशिया जैसे देश, जिनका नेहरू कोका कोला कंट्री बोलकर उपहास किया करते थे, उन्होंने भारत को विकास की दौड़ में दशकों पीछे छोड़ दिया। और सिर्फ लाइसेंस राज ही क्या, समाजवादी योजनाओं की मानो बाढ़ सी आई हुई थी इंदिरा के राज में। जो भी थोड़ा बहुत देश कमाता था, वो सारा पैसा इन समाजवादी योजनाओं को वित्त पोषित करने में व्यय हो जाता था। बिखरी अर्थव्यवस्था, हतोत्साहित व्यवसायी, बुरा को अच्छा मानकर जीने वाली जनता, ये सब विरासत में पाई थी नरसिंह राव ने जब वे 1991 में प्रधानमंत्री बने थे। 1991 में प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद नरसिंह राव ने लाइसेंस राज को निरस्त कर दिया था और भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व के लिए खोल दिया था। हमने अपने पिछले अंक में नरसिंह राव की जीवन यात्रा पर विस्तृत रूप से जानकारी दी है। लाइसेंस राज के निरस्त होने का परिणाम भी तुरंत ही दिखा जब भारत का विकास प्रतिशत बढ़कर 7.6% हो गया था। आज का भारतीय उस काल में जी रहा है जब वो एप्पल, IBM, सैमसंग, एडिडास, नाइकी, माइक्रोसॉफ्ट, होंडा और BMW जैसे विश्व स्तरीय ब्रांड के उत्पाद खरीद सकता है। आज का भारतीय उस काल में जी रहा है जहां नारायण मूर्ति, अजीम प्रेमजी, रतन टाटा जैसे लोगों ने भारत में ही महाकाय कंपनियों का निर्माण किया है। वहीं विजय शेखर शर्मा और रितेश अग्रवाल जैसे युवा उद्यमियों ने भारत के स्टार्टअप सेक्टर का लोहा पूरे विश्व को मनवाया है। आज भारत में प्रतिभा और अवसरों का एक ऐसा समीकरण बना है कि हर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है और बन भी सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था इतनी बढ़ गई है कि वो देश जिसने हम पर 200 साल राज किया था, वो भी हमसे पीछे है। आज भारत विश्व में एक आर्थिक महाशक्ति है। भारत की कहानी सब सुनना चाहते हैं और ये कहानी तभी प्रारंभ हुई जब हमने नेहरूवियन समाजवाद को नकार दिया। आज भी कई राजनीतिक पार्टियां समाजवाद के नाम पर हमें बहलाना चाहती हैं।
आज अगर कोई भी नेता आपको कुछ भी मुफ्त में देने का वचन दे तो एक बार अवश्य स्मरण कर लीजिएगा कि ऐसे ही लोक लुभावन वादों के कारण कभी हम एक निराश और गरीब देश थे, एक ऐसे देश थे जहां घटिया सामानों को हमारा भाग्य बना दिया गया था और हमारी प्रतिभा को दबा दिया गया था लाइसेंसों के ढेर के नीचे। ये कहानी थी 1991 के पहले की भारत की, कहानी औसतता की, कहानी प्रतिभा के दमन की, कहानी भारत के आर्थिक पतन की और कहानी लाइसेंस राज की। ऐसी ही कहानियां लेकर आता रहूंगा मैं आपके बीच अनटोल्ड हिस्ट्री के आगे के अंकों के साथ।